हैं। क्यों? क्या हमारे राम जी को कभी वार्धक्य नहीं हुआ होगा? क्या हमारे कृष्ण कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए होंगे? अच्छा, तो फिर वो बच्चे थे, बच्चे से सीधे युवावस्था में आए और युवावस्था उनकी थम गई। कैसे? ये मैं जानना चाहती हूँ, मेरी जिज्ञासा है जी। जब हम इस युवान शब्द की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो एक इमेज आती है वो आपके मानस, आपके विचार, आपकी मनस्थिति, आपके मनोविकारों से परे होकर सबसे पहले आपकी फिजिक पर आकर ही टिकती है। हम हमारी मनीषा में ये बात कितनी भी दोहराते रहे कि युवा होने का प्रथमतः आशय ये है कि आपकी सोच कितनी युवा है, आप नया नवोन्मेष करने के लिए कितने आतुर रहते हैं। लेकिन प्राइमरी रूप से अगर आप कहेंगे कि यूथ, दैट मीन्स यू वांट समबडी विद अ ब्लैक हेयर, विद अ चार्मिंग फेस, विद स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड विद अ लीडरशिप फॉर्म, राइट? तो ही आप कहेंगे कि अरे वो बहुत डायनामिक यूथ है। हमारे देश में युवा की जो संकल्पना है वो इस डायनामिक पर्सनालिटी का जो एक फॉरेन कॉन्सेप्ट हमने आज कहना चाहिए कि बहुत मल्टीप्लेक्स करके यूज कर लिया है कि किसी ने किसी एक फील्ड में कुछ स्पेशलाइजेशन अगर यूज किया तो ही और शी इज अ डायनामिक पर्सनालिटी। वो डायनामिक पर्सनालिटी के जो आधार थे उन्हें हमने युवा कहना आरंभ किया था। युवा का आशय जब भारत के अर्थों में हम देखते हैं तो वही है जो इस पूरे सुंदर कांड के प्रथम श्लोक के विशेषणों में वानर यूथ बुद्धिम को संबोधित कर कर कहा गया है। अब एक और एक्सरसाइज करते हैं, इंटरेक्शन सेशन भले ही बाद में है। मैं चाहूंगी कि अगर कोई आपसे कहे कि भारतीय युवा, तो मुझे कुछ 8 से 10 नाम दीजिए जो आपके मानस में सबसे पहले उभर कर आते हैं। उसमें काल का कोई बंधन नहीं है, आप वैदिक काल से आधुनिक काल तक के कोई भी 8 से 10 नाम मुझे दीजिए। भारतीय युवा, और फिर 8 से 10 नाम हम लेंगे सिर्फ युवा जिसमें भारत देश का भी प्रतिबंध नहीं है। स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, अर्जुन, अभिमन्यु, एकलव्य, हरिश्चंद्र, नचिकेता। 9-10 हो गए। अब भारत की सीमा हटा दीजिए और ऐसे ही 9 या 10 नाम निकाल कर दीजिए। युवा, अलेक्जेंडर, मेसी, 2 माइकल जैक्सन, ब्रूसी और रोनाल्डो। ओके, 6 हुए हैं अभी तक। चलिए उनको भी काउंट कर लेते हैं। ग्रेटा थनबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, न्यूटन, जस्टिन बीबर, आइजैक न्यूटन हुआ। ठीक है, ठीक है। अब ये जो हमारे सामने कुछ नाम आए, जो भारतीय नामों को हमने बोला और जो पूरे विश्व से नाम हमने निकाले, उनके मेंटल एबिलिटी और फिजिकल अपीयरेंस का डिफरेंशिएशन मैं नहीं, आप स्वयं ही कीजिए। आप क्या विश्व में से उन 8 या 9 नामों को छांट कर निकाल सके जिन्होंने अपनी दिखने वाली युवावस्था में कुछ ऐसे महनीय परिवर्तन कर दिए कि आप उन्हें याद रखें? और भारत के संदर्भ में जब हमने बात करना शुरू की थी तो 8 या 9 नामों पे मुझको रोकना पड़ा था, जबकि अभी तो हम प्राचीन काल में गए ही नहीं थे। हम आदि शंकराचार्य की तो बात ही नहीं की, जो अभी रास्ते में आते में मुझे उनकी एक मूर्ति दिखाई पड़ी थी जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए क्या किया और क्या करने के बाद आज तक वह शंकराचार्य की गद्दी और पदवी हम सबके बीच उसी धर्म की स्थापना के लिए स्थापित कर कर वो गए। हमने मंडन मिश्र और भारती का नाम ही नहीं दिया, हमने याज्ञवल्क्य, घोषा और अपाला और लोपामुद्रा का तो नाम ही नहीं दिया।
हमने उस पूरी युवा तरुणाई का नाम नहीं लिया जो सिख संप्रदाय में पंच प्यारों के रूप में हम सबके बीच में रहती आ रही है। हमने कितने ही नाम ऐसे उंगलियों पर जो हमारी आंखों के सामने तात्कालिक रूप से उपस्थित हो गए उन्हें गिना। हमने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस युवा तरुणाई को अभी नहीं गिन पाए जिसका खून, जिसकी शहादत को देश का युवा अपने पूरे जोश के साथ मनाता है ना। लेकिन झांसी की रानी है, भगत सिंह है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं और बहुत से ऐसे नाम हैं जो नाम नहीं हो पाए पर उनके काम हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश को हर समय आवश्यकता उस युवा की होती है जो परिवर्तन करना चाहता है। जब ये बात हमारे विषय के संदर्भ में चर्चा में आ रही थी कि भारत की युवा की संकल्पना क्या है, तो मेरा ही प्रश्न ये था कि हमें भारत की युवा की संकल्पना क्यों देखने की आवश्यकता है, हमें तो युवा की संकल्पना देख लेनी चाहिए। व्हाट इज यूथ? यो लो यो है ना, ये जेंजी वाला यूथ जो चल रहा है, जिसको अभी आईटी सेक्टर पूरा कैप्चर करना है, जिसको भारत को विश्व गुरु बनाना है, जिसने एमएनसीज को कैप्चर कर रखा है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो रखा है, जिसकी रील्स पे 100K और जाने कितने सारे के चल रहे हैं। वी शुड टॉक अबाउट दिस यूथ, नो, क्योंकि 47 का विजन तो इस यूथ को साकार करना है। तो इसकी आवश्यकता क्या है कि आप भारत की युवा की संकल्पना को पहले समझें और ये भी समझें कि ये जो युवा की संकल्पना पूरी दुनिया में चल रही है उस सोशल मीडिया नामक हथियार के माध्यम से, उससे आपके उस भारत के युवा की संकल्पना कैसे भिन्न है। जब वो भेद आपको समझ में आएगा तो आप इस अभेद्यता को समझ पाएंगे कि ये वाला वो यूथ है जो भारत को आगे ले जाएगा, जो वहां से इंपोर्ट किया हुआ यूथ है, जिसे कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो ट्रेनिंग एकेडमी है, वहां पर एक कहावत बहुत प्रचलित है ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कि ये सब डलहौजी के गधे बनते हैं। वो सब आपस में एक दूसरे को इसी नाम से वहां संबोधित किया करते हैं। तो एक वो वाला युवा है और एक ये वाला युवा है जिसको जानने की युवा को आवश्यकता है। तो क्या हम ऐसे 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक यो-लो वाला युवा और एक भारतीय युवा, क्या ही अंतर है? ये इस समय बहुत ज्वलंत विषय इसलिए हो सकता है क्योंकि वी आर सो प्राउड टू बी द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। So you have to be aware what kind of youth population you have and what kind of youth you want to have or you need to have. तो भारतीय युवा कैसा था और अभी जो युवा है वो कैसा है? 2 या 3 बात है कोई? पहले भारतीय युवा की बात करते हैं, ठीक है? क्या विदेशी युवा परिवर्तनशील नहीं होता? टेक्नोलॉजी को तो वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते जाते हैं। मतलब आमूल-चूल व्यवस्था का परिवर्तन कर देने वाला युवा भारतीय युवा है, साहसी। तो क्या अभी ब्रूस ली और बासी का नाम लिया गया था, क्या वो साहसी नहीं है? आध्यात्मिक, जड़ से जुड़ा हुआ, जी, फैमिली वैल्यूज, समर्पण की भावना, क्यूबा के वो एक बहुत फेमस से यूथ आइकॉन है जिनको भारत के यूथ अपनी टी शर्ट पर लगाकर और बढ़िया से गॉगल्स लगाकर चलते हैं, चे गुवेरा। नेशनलिस्टिक, हर देश में नेशनलिज्म इज अ पीक पॉइंट ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसको हर युवा के अंदर नशे के तौर पर बोला ही जाता है कि प्राउड टू बी द नेशनलिस्टिक पर्सन। तो वो सिर्फ भारत के युवा की पहचान नहीं है, बल्कि भारत के युवा की पहचान तो वो थी कि हमने जहां पर व्यक्ति गणना लघुचेतसा और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। किसी सर ने अभी कहा था कि फैमिली वैल्यूज, तो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो निकल कर आई, मेरी समझ है, मैं वही आपसे फिर कहूंगी कि मैं मार्गदर्शन देने की स्थिति में नहीं हूं, पर मैं अपनी समझ आपसे साझा कर सकती हूँ। कुछ गुण हैं जो हर मानव में होने चाहिए, उसका देश, काल, परिस्थिति और नक्शों से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो साहसी होना, राष्ट्रवादी होना, परिवर्तनशील होना,
ये जो गुण है ये देश काल और सीमाओं से परे है, ये तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है आप में तो आप चलते फिरते वो साक्षात पशु कुछ विशाल नहीं रहा। आप बस सींग और पूंछ नहीं है आपके पास, बाकी आप पशु ही हो। वो भी खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, अपने जो उसकी बायोलॉजिकल नीड्स है उनको फुलफिल करता है और अपने फैमिली की नीड्स को फुलफिल करता है और चला जाता है। तो ये तो मनुष्य होने के कुछ मूलभूत नियम है। अब ये हुआ भारतीय युवा। अब थोड़ा योलो वाला युवा बताइए, ऐसे ही 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके, मतलब हमारी जनरेशन का जो बैठी है इसके बारे में तो इतना सोचना ही नहीं पड़ना चाहिए। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। पहली चीज मोबाइल एडिक्टेड, गुड। सेल्फ सेंट्रिक, आलसी, प्रमादी, सर्वव्यापक विचार करने वाले, नहीं करने वाले, ठीक है। सभी के सभी 4 वाले तो अपने ही थे सर। हाँ, मानसिक गुना। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी मैंने नहीं आप ही ने निकाली है आज के युवा की, और भारतीय युवा की भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने नहीं आप ही ने निकाली है। क्या परस्पर विरोधी नहीं है? जो दूसरा वाला युवा अभी आप ही ने गिनवाया, क्या वो भारत में नहीं रहता? क्या उसकी जनसंख्या उस वाले युवा से ज्यादा नहीं है जो भारतीय युवा की संकल्पना थी? तो फिर तो कुछ गड़बड़ है ना प्रपोर्शन में। भारत में रहने वाला युवा अगर भारतीय युवा नहीं है, अगर उसके भीतर भारत की जड़ों से जुड़े हुए ज्ञान को, परंपरा को, संस्कार को, आध्यात्म को संजो लेने की क्षमता नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, तो वो युवा जो दिखने में खाल के रंग में मेरे जैसा है, मेरा कैसे है? और मैं उससे ये कैसे अपेक्षा करूं कि वो हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, जैसा अभी इंदु ताई वहां पर कह रही थी, कि अपना आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार रहेगा, सन्नद्ध रहेगा, साधना करेगा, बिना ये सोचे कि उसे कुछ बदले में मिलेगा। प्राथमिक रूप से तो आवश्यकता ये है ना कि अगर, जैसा वहां भी ये उदाहरण दिया गया कि अपनी माँ को उसके बच्चे से बेहतर देखभाल करने वाला कभी कहीं कोई नहीं मिल सकता, आप कितना ही पे कर लीजिए उसको। आवश्यकता तो ये है कि आप पहले वो बच्चे वाली, वो पुत्र वाली फीलिंग तो लेकर आए। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है जिसमें बार बार अंत में ये आता है कि कुपुत्रो जायते कदाचित कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। अब यहाँ है कहानी में ट्विस्ट कि हम हमारी माओ को, जो हमारे घर में हमारी बायोलॉजिकल मदर दी जाती हैं, उनको तो कहते ही हैं दिन भर कि माँ तुम्हें नहीं आता, माँ तुम नहीं समझोगी। हम हमारे देश के संदर्भ में और हमारी उस सांस्कृतिक जड़ों के संदर्भ में भी यही कहने और यही सोचने लगे हैं कि ये पुरानी बातें हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं हो सकता। ये तो पुरातन देश है, इस देश में अब कुछ नहीं रखा। भाई ने अभी बात की थी व्यवस्था के परिवर्तन की, उस व्यवस्था को भी इस देश में गाली देने वाला युवा है कि इस देश में जो चल रहा है वो तो ऐसे ही चलेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो कुछ नहीं हो सकता है वाली जनरेशन है, इस जनरेशन को मुझे, मतलब जितनी फिर वही मेरी समझ है, मैं ये अगर कहूंगी कि तुम्हें ऐसा करना है, वो कभी नहीं करेगी। अगर मैं उसे कहूंगी कि तुम जो कर रही हो वो तुम्हें नहीं करना है, तो भी वो नहीं रुकी। फिर कैसे समझाया जाए? क्योंकि मैं इसी जनरेशन से हूं, तो मुझे पता है कि अगर मुझे कोई टोक देगा तो मैं उस काम को और 10 बार करूंगी, और बल्कि पहले से ज्यादा प्रचंडता के साथ करूंगी कि अब तो रोक कर देखो। कैसे रोका जाए फिर? क्योंकि युवाओं के बारे में तो वो भी कहा जाता है कि जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे युवान कहते हैं। तो बस हमारा युवान तूफान बन के उमड़ चला है। तूफान की दिशा क्या है, दशा क्या है नहीं पता, जो सामने आएगा उसको हम उड़ाते चले जाएंगे। A loaded gun without guided gun। तो पहला सवाल जो मेरे सामने आया था वो तो यही था कि भारत के युवा की संकल्पना पर बात करना क्यों जरूरी है। दूसरा सवाल ये आया कि जो भारत के युवा की संकल्पना थी उसको इन सारे युवाओं को समझाना क्यों जरूरी है। तीसरा मुद्दा ये है कि अगर वो समझ भी गए तो मैं उनसे चाहती क्या हूं ये समझाकर। अभी 4 बातें हमारे सामने निकल कर आई कि वो परिवार के मूल्यों को समझने वाला हो, अध्यात्म से जुड़ा हो, संस्कृति से जुड़ा हो और सो ऑन।
ठीक है, जितनों ने सुनी उनके दिमाग में भी आई और कहीं ना कहीं लगा होगा हाँ ये तो मुझे भी पता था, हाँ ये तो होना ही चाहिए था। तो बातें और ज्ञान कुछ भी नया नहीं आता। भागवत के चैनल टीवी के माध्यम से हम सबके घरों में रोज चलते हैं। शिव पुराण, शिव महिमा, जितने भी धार्मिक स्तुतियां हो सकती हैं या संस्कारों की बातें हो सकती है। संस्कार तो एक चैनल भी आता था जब मैं छोटी थी, अब नहीं पता आता है या नहीं आता। तो ये सब जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कभी भी जो मंच से कहा जाता है वो ऐसा अभिनव होता ही नहीं है कि आपको ना पता हो। फिर समस्या तो वही है कि पता होते हुए भी हम ना करें तो क्या? मूर्ख तो जो मुझे मेरी माँ ने समझाया है, मूर्ख बेचारा वो भोला मनुष्य है जिसे नहीं पता है कि क्या करना है। फिर तुलसी बाबा आए थे, वो एक नया शब्द देकर गए थे, दैट इज शठ। नर्तन पाय विषय मन देही, पलट सुधा से शठ विष ले। जिन्हें सब कुछ पता है, जिन्हें सब दिख रहा है, जो सब जानते हैं, पर जानबूझकर आंखें बंद करके अपने मद में, अपनी कामनाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपनी लिप्साओं में लिप्त होकर उस अंधी दौड़ की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, जहां से उन्हें कुछ प्राप्त होगा या नहीं पता, पर किसी एक को प्राप्त हो गया है तो मेरा रास्ता वही है। तो जब हमारा युवा उस शठावस्था की तरफ दौड़ता जाएगा तो मुझे ये सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि कौन थे वो शंकर, कहां से आए थे वो विवेकानंद, कैसे बन गए वो शिवाजी, जिन्होंने भारत की तस्वीर बदल दी। समस्याएं और सामाजिक परिवेश उस समय भी अनुकूल नहीं था, और सामाजिक परिवेश जब जब अनुकूल रहा है, आप इस बात को याद रखिए, ये बात उतनी ही प्रमाणित है जितना कहा जाता है कि आप तो पुरुषः शब्दः। जब अनुकूल परिस्थितियां जिस देश को मिलती हैं, उस देश में कभी भी क्वालिटी पॉपुलेशन पैदा नहीं हो सकती। जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जब जब आपके सामने विषमताएं आती हैं, तभी तभी देश में युवाओं के निर्माण की बात होने लगती है, तभी तभी देश का युवा कर्णधार बनके आगे आने लगता है, तभी देश के युवाओं को वो अवसर मिलने लगते हैं जिससे वो स्वयं को सिद्ध कर सके। सब चीजें बहुत अच्छी चल रही होंगी तो आपकी तो आवश्यकता ही नहीं है ना, यू जस्ट एंजॉय आपके देश में जो अच्छा सा चल रहा है। कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए तो आपको कहा जा रहा है कि आप उठो, आप जागो। और विवेकानंद क्यों आप सब आइकॉन मानते हैं, पहला नाम ही विवेकानंद का आया था, और उनका ये बहुत फेमस सा वाक्य है जो आपको हर पोस्टर, हर मूर्ति के नीचे लिखा मिल जाता है, उठो जागो और उठो जागो और। नहीं पढ़ा हम सब ने, उठो जागो, मुझे तो नहीं पढ़ा सुनाई, युवाओं से भरा सदन है। उठो जागो, उठो जागो। अगर मैं मोटा माटी मानूं तो 50-60 लोगों में से 5-6 लोगों को पता है कि विवेकानंद ने क्या कहा था, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे विश्वास है कि पूरे 50-60 को पता है कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन अगर मैं वो बात दोहरा दूं और फिर मुझसे ये प्रतिप्रश्न हो गया कि फिर हमने क्या किया, भारत का जो युवा था वो कभी भी किसी भी प्रश्न से, किसी भी स्थिति से, किसी भी व्यक्ति से न घबराता था, न पलायन करता था, बल्कि अपने प्राणपण को न्यौछावर करके उसका सामना करता था, उसको समझने की कोशिश करता था, और होता था तो उसका प्रतिवाद करता था। भा में रत भारत का जब जिक्र होता है तो ये अभी मैं बीते 10 से 15 सालों से नए बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो मैंने अपनी टेक्स्ट बुक में वो पढ़ रखा था कि जो हमारे भरत हुए थे, जिन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत को गिन लिया था, वो एक भारत के सपूत, भारत की संतान, भारत की संतति रहे, जिनसे हम भारत को भारत के नाम से जानने लगे। क्या एक शेर से वो छोटा सा बच्चा भय नहीं खाया होगा? ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं मुझे मेरी माँ, मेरी नानी ने बहुत सुनाई है। क्या आपकी नानी और माओ ने नहीं सुनाई होगी? क्या उन बच्चों को डर नहीं लगा होगा?
क्या जब वो फतेह सिंह और जोरावर सिंह के सामने मृत्यु और धर्म में से एक चीज को चुनने का प्रश्न था, तो क्या उस युवा को अपनी तरुणाई को बचाने की अभिप्सा नहीं जगी होगी? क्या अरविंद घोष को या सुभाष चंद्र बोस को विश्व की सबसे कठिनतम सेवा और भारत की सबसे श्रेष्ठतम सेवा का लालच नहीं रहा होगा? हमें ऐसा आज जब दूर से देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि वो लोग तो बहुत महान लोग थे और उन्होंने ये कर दिया, तो हम ये कैसे करें? हम ऐसा करते हैं कि उनको आइडियलाइज कर लेते हैं, उनको पूजने लगते हैं और उन जैसा तुम बनो ये भाषण देने लगते हैं। सबसे सरलतम और सबसे सुनियोजित ढंग से खुद को बचा लेने का एकमात्र माध्यम हमारे भारत के युवा ने निकाला है। जो भी चीज आप नहीं कर सको उस चीज की आप तारीफ करने लगो, जो भी कुछ आप नहीं बन सको आप उसकी पूजा करने लगो, क्योंकि वो आपसे अलग है। जबकि भारत का युवा स्वयं को किसी का अनुसरण कराने वाला मानने की जगह स्वयं अध्येता बन के नेतृत्व करने वाला रहता था। जिन पांडवों का नाम भी अभी आपने लिया, जिन कृष्ण की बात अभी हमने की, इनमें से कौन था जो किसी को फॉलो कर रहा था? और हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें 80% ऑफ इंटरनेट यूजर्स आर फॉलोअर्स कैरी मिनाटी जैसे लोगों के। हो सकता है कि उनके पास भी एक कला हो, लेकिन क्या वो कला मेरे भारत के युवा के लिए आवश्यक है? क्या उस कला के माध्यम से मैं मेरे देश की समृद्धि को संकल्पित कर सकती हूँ? क्या उस कला के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे घर के बाकी के अग्रज और अनुज उस जैसे बनने लगे? यहाँ उस नीर क्षीर विवेक की भी बात की जाना बहुत आवश्यक है, जो उस युवा के भीतर से लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि वो अनुसरण करता युवा है। हमारे पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हम उस पॉपुलेशन को कहीं भी यूटिलाइज करने लगते हैं। परसों नरसों एक बात की जा रही थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो भाषा तो वो 3 या 4 साल का होता है तब से सीखना प्रारंभ करता है, लेकिन आपकी बात समझना तो वो कुछ महीनों का होता है तब से ही आरंभ कर देता है। कैसे? क्या उसे सांकेतिक भाषा आती है? भाषा कैसे कम्युनिकेट होती है उस नन्हे बच्चे से जो अभी बोलना भी नहीं जानता और शायद आपका जो कठिनतम शब्द विन्यास हो वो भी ना जाने। हालांकि एक बहुत मजेदार सी स्टोरी है। किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब शिशु पैदा होता है और उसको अगर हम अपनी भारतीय मनीषा से कनेक्ट करके देखें तो हम कहते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है और आत्मा कभी पैदा नहीं होती, आत्मा कभी बड़ी नहीं होती। अब आत्मा तो 1 साल की है, फिर आत्मा 60 साल की हो गई, ऐसा तो होता नहीं है। शिशु के भीतर आत्मा तो है। अब उस आत्मा के साथ पैदा हुई वो चेतना जो अभी अपने शारीरिक अंगों के विकास के कारण सिर्फ उतनी शुद्धता से बोल नहीं पा रही जितनी शुद्धता से आप बोल लेते हैं। तो जो आप बोल लेते हैं आप भी उसके साथ उसी की तरह तुतलाकर बोलते हैं, जय जय करो, मम्मम पियो, पप्पा पियो। तो जो उसके भीतर की चेतना है, ऐसा उनका एक्सपेरिमेंट था जो देखकर मुझे बड़ा फनी सा लगा और लगा कि शायद सच में ऐसा होता हो। तो जब वो बड़े उस बच्चे के सामने ऐसी अशुद्ध, अपरिमार्जित और हंसी वाली ठिठोली की भाषा को बोलते हैं तो वो हंसता आपके ऊपर है कि इन्हें तो सब कुछ आता है ना, ये तो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ये मेरे जैसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मतलब मुझे बड़े होंगे, इन्हें मेरी भाषा सिखानी पड़ेगी। वो जो बीज आप उस नन्हे बालक के मन में बो देते हैं, वो जो अपना कार्य व्यवहार आप उसके सामने रख देते हैं, देश का युवा वही बनता है। आप अपने फोन में रील्स को स्क्रॉल करेंगे, आपका बच्चा जब घर पर आएगा तो कहेंगे कि होमवर्क करने बैठो, आपको दिखाने के लिए होमवर्क करने बैठेगा और थोड़ा सा बड़ा होकर जैसे ही उसको ऑटोनॉमी मिलेगी वो भी आपसे छुपकर वही रील्स स्क्रॉल करेगा। देश का युवा अगर खुद को नहीं पहचान रहा है, भारतीय मनीषा यदि खुद को विस्मृत कर रही है, तो उसमें उस मोबाइल का उतना दोष नहीं है जितना दोष है उस मोबाइल को यूज करने की यूज टू संस्कृति का। और वो यूज टू संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आप पर अब करने के लिए कुछ नहीं है। सॉरी टू से,
जब हमारी ज्ञान की परंपरा श्रुति और स्मृति से चली आ रही थी, जब वेदों की बात की गई कि उनमें सस्टेनेबिलिटी के, क्लाइमेट चेंज के और इन सारी समस्याओं के समाधान निहित है, क्या हमें पता है कि वो वेदों को संरक्षित कैसे रखा गया? श्रुति और स्मृति के माध्यम से। श्रुति दैट मींस जो मैंने सुना, स्मृति यानी मैंने उसको अपने दिमाग में संजो कर रखा ताकि मैं आने वाली लेगेसी को उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकूं। ठीक, तो मेरे पास उस समय बहुत से काम होते थे जिसमें मैं अपने दिमाग का यूटिलाइज करती थी, जिसमें मुझे मेरी चेतना को जागृत रखना होता था 24 घंटे, जिसे आप कहते हैं कॉन्शियसनेस, जिसे आप कहते हैं अवेयरनेस। अभी अवेयरनेस का मतलब होता है कलेक्टिंग द फैक्ट्स, नॉट इवन कलेक्टिंग द नॉलेज। विजडम की तो बात ही अलग है, जबकि उस समय का जो युवा था वो विजडम पर काम किया करता था, जिसे ज्ञान को न सिर्फ समझना है, संजोना है, परिमार्जित करना है और अपनी आने वाली जनरेशन में उसको यथावत पहुंचाने का दायित्व भी उसी का है। हमारे फोन के ऊपर अब हमने ये दायित्व डाल दिया है, तो हम क्या करेंगे? क्या ही है हमारे पास करने के लिए? क्या हम कुछ रचनात्मक कर रहे हैं? क्या हम हमारे परिवार को भी समझने के लिए समय दे रहे हैं? या अगर परिवार में कुछ विखंडित जैसी स्थितियां आ जाती हैं तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन करके लाइफ इज ब्लैक और व्हाइट, देयर इज नो ग्रे के पथ का अनुगमन करते हैं। मेरे लिए ये सच में एक शोध का विषय रहता है हमेशा कि हम दिन भर में करते क्या है, और ये मैं खुद से भी रोज रात को बैठकर पूछती हूँ कि अगर मेरे पास 24 घंटे थे तो मैंने उन 24 घंटे में किया क्या? और यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ 7 दिन तक ये एक्सरसाइज कर लेंगे कि आप अपने एक एक घंटे का खुद से पूछने लगे कि मैंने इस घंटे में क्या किया, 7 दिन के बाद कोई नहीं आएगा आपसे कहने और पूछने की क्या करो और क्या नहीं करो। आप खुद में एक सुधरे हुए माँ की भाषा में संस्कारी और सीधे बच्चे बन जाएंगे। सही और गलत कोई समझाता नहीं है, हमें पता होता है। चोर अगर चोरी कर रहा है तो कानून उसे सजा देगा तब देगा, पर उसे तो पता है कि उसने चोरी की है और चोरी करना पाप है। बहुत बचपन में कोई भागवत कथा में कहानी सुनाई गई थी कि पुराने जमाने में जो ये चोरी की कला थी, अभी कृष्ण की बात की गई, तो वो जिन जिन कलाओं में निपुण थे उनमें से एक चोरी की कला भी थी। और संस्कृत साहित्य अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो मृच्छकटिकम एक नाटक है, उस पूरे मृच्छकटिकम की जो आधार वस्तु है वो चोरी करने की कला ही है। उसमें बताया गया है कि कितनी तरह से चोरियां की जाती है, कितना ज्योमेट्री यूज करके कैसे सेंध लगाई जाती है, फिर पहले खुद को घुसाना होता है कि पहले पैर को घुसाना, पूरे चौर कला के ऊपर लिखा गया वो एक बहुत संस्कृत साहित्य का अद्भुत नाटक है। तो जो पहले इस कला के कलाकार हुआ करते थे, अगर मैं उन्हें चोर ना कहूं तो, उन्हें घर में सिखाया जाता था कि जब किसी मंदिर के पास से गुजरो या किसी सत्संगति से गुजरो तो अपने कानों में उंगली रख देना। और पंचानुगत रूप से चला आ रहा था कि वहां से गुजरना है तो कानों में उंगली रख लेना है, तो सबने कानों में उंगली रख ली। एक बच्चा था, उसके पांव में कहीं कांटा चुभ गया और वो उसी सत्संगति या किसी ऐसी ज्ञान की चर्चा की संगति के आसपास से गुजर रहा था, तो पैर का कांटा निकालने मात्र के लिए उसने अपनी कानों से उंगली हटाई और उस समय उसके कानों में जो भी कुछ वाक्य पड़े, उन वाक्यों के बाद उसे ये समझ में आया कि ये जो मैं कर रहा हूं, जिसके कारण मुझे कलाकार कहा जाता है मेरे परिजनों के द्वारा, वो दरअसल समाज व्यवस्था में एक अपराध है और उसके कारण लोग व्यथित भी होते हैं, दुखित भी होते हैं और मेरे जैसों के लिए कुछ सजाएं भी निर्धारित की जाती हैं। और हमारा जो भारतीय युवा है वो इस समय उसी ऊप का मंडूक है, जिसे जो वो सुनना चाहता है वो सुना देती है उसकी एल्गोरिदम, जो जानना चाहता है वही जनवा देती है उसकी एल्गोरिदम, और वो कानों में उंगली डालकर सिर्फ उतना ही अपने इकोसिस्टम, अपने खुद के बनाए ब्रह्मांड के भीतर रहता है जितना उसको रहना चाहिए। वो कानों की उंगली हटा के बाहर के संसार को नहीं देखता। कभी ऐसे सोचकर देखिएगा कि वो जो अभी श्लोक मैंने कहा था जिसमें वो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष हर बार करते हैं, मैं भी बचपन में हंसती थी कि कैसे संभव है पूरी वसुधा का मेरा कुटुंब हो जाना, मेरे तो खुद के कुटुंबियों से मैं साल में 2 या 3 बार मिलती हूँ। अमूमन ये होता है जो शहर में रह के पढ़ते हम नहीं जानते, एक आध फंक्शन में मिले तो आधा समय तो यही जानने में लग जाता है, अच्छा ये मामा है, ये मौसी है, ये मौसी की बुआ है और सो ऑन, और फिर साल भर में हम भूल जाते हैं। तो कैसे पूरी वसुधा को मैं अपना कुटुंब मान सकती हूँ?
लेकिन उसका जो पहला लाइन, जो पहला पद आता है, अहम निजः परुवेति गणना लघु चेतसाम। ब्रह्मांड का विस्तार हम सब नहीं जानते, कितना विस्तृत है अभी तक वैज्ञानिक सिर्फ खोज में ही लगे हुए। अनंत ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं हैं, अनंत आकाश गंगाओं में हजारों लाखों सौर मंडल हैं, उनमें से एक आकाश गंगा है आपकी। उस आकाश गंगा का एक सौर मंडल आपका है। उस सौर मंडल में भी कितने ग्रह, कितनी उल्काएं, कितने पिंड हैं, अभी तक पूर्ण ज्ञात नहीं है। जिसमें से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी पर कितने सारे देश, हर देश में जनसंख्या, हर देश की सरकार, हर देश का तंत्र, हर देश की प्रणाली, एक देश भारत। भारत में कितने प्रदेश, कितने केंद्र शासित देश, कितने जिले और कितनी जनसंख्या, और उसमें से एक आप। अब बात आती है कि वो आप कौन, जिसे हम कहते हैं आत्मबोध। क्या आप किसी के फॉलोअर? क्या आप, जो आज की जनरेशन में बहुत पॉपुलर है, अपने अपने जिले, अपने अपने प्रदेश, अपने अपने राज्यों के उभरते युवा नेताओं की सूची में शामिल होना, या उभरते युवा नेताओं के साथ का एक फोटो लगाकर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना? वो जो एक आप है ना इतने बड़े ब्रह्मांड में, वो आप कौन है कि आपको निर्धारित करना है? क्या वो एक आप बस ये है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ? क्या वो आप ये है कि मैं उनका पुत्र हूँ? क्या वो आप ये है कि मैं उनकी साथी या मैं उनका संगी हूँ? क्या वो आप ये है कि मैं एक संस्था है, उस संस्था का ये सदस्य हूँ या इस पद पर हूँ? वो आप कौन है? वो आपका आत्मबोध क्या है? वो आपकी चेतना क्या है? वो आप धरती पर क्यों आए हैं? वो आपको इतनी सारी आकाश गंगाओं में से इसी पृथ्वी पर क्यों भेजा गया? इसी भारत में आपका जन्म क्यों हुआ? ये सवाल आपके जहन में अगर नहीं आते हैं तो फिर मेरा सीधा सा सवाल है कि आप क्यों ही हैं? Why you exist? छोटे बच्चे के भीतर वो कौतुक होता है जो हर चीज को छूकर देखता है, जो हर चीज को करके देखना चाहता है। आप बूढ़े अपनी उम्र से नहीं होते हैं, जैसा सर ने आरंभ में ही कहा था कि कृष्ण कभी बूढ़े नहीं हुए। उनका वो कौतुक, उनका वो चांचल्य, उनकी वो प्रयोग धर्मिता कभी खत्म नहीं हुई, इसलिए वो कभी वृद्ध नहीं हुए। और हम सब वृद्ध होते जाते हैं अपनी उम्र के साथ, क्योंकि हमारे भीतर ये बात बिठा दी गई है कि आपको एक समय के बाद चीजें एज इट इज मान लेनी है। और जब हम किसी भी चीज को बिना जाने मान लेते हैं तो विश्वास मानिए, अब भारत के युवा तो नहीं बच जाते हैं, क्योंकि भारत का युवा हमेशा बुद्धि प्रधान रहा है, उसके बाद कर्मण्यवादी का रास्ते का सिद्धांत आता है। जब तक आप अपनी तर्कशीलता को, जब तक आप अपने विवेक को जागृत करके विषय को समझ नहीं लेते हैं, तब तक आप उस विषय में कार्य करने के लिए योग्य नहीं होते हैं। लेकिन हम सिर्फ कर्मरत कर्मचारी होते जा रहे हैं, और हम सबको कर्मचारी ही होने की होड़ भी लगी है। और यही इस देश का, मुझे लगता है, दुर्भाग्य तो नहीं कहूंगी, शायद अभी तक हम उस अंधकार के युग में रहे हो कि हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। मगर ये अब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन विषयों पर चर्चा होने लगी है, इन विषयों को जानना समझना लोग एक दूसरे से चाहने लगे हैं। इस विषय के बारे में अब कंटेंट मिलने लगा है, इस विषय के बारे में शोध होने लगे हैं, इस विषय के बारे में व्याख्यान होने लगे हैं। इस विषय पर लोग आपको बताना चाहते हैं कुछ, कि आपको आत्मबोध की आवश्यकता है, क्योंकि अब देश को आपकी आवश्यकता है। निश्चित रूप से वो समय तो नहीं रहा कि मैं भी अपने घर से तलवार लेकर या वो रोटी और गुलाब का फूल लेकर क्रांति करने के लिए निकल जाऊंगी, बल्कि उस समय की भी क्रांति को अगर आप देखें तो एक क्रांति चल रही थी जो अंग्रेज शासन व्यवस्था के विरुद्ध थी, लेकिन एक क्रांति आपके समाज के भीतर चल रही थी जो धर्म सुधार के नाम पे थी, जो समाज सुधार के नाम पे चल रही थी, जो शिक्षा में परिवर्तन के नाम पे चल रही थी। कभी भी क्रांति को आपको फ्रंट पर जाकर या गन उठाकर या बॉर्डर पर जाकर ही नहीं करना होता है। देश को आपकी आवश्यकता है, मतलब देश को आपके उस स्व की अनुभूति की आवश्यकता है कि जहां भी आप हैं, जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, क्या वो पूरी तरह से आप हैं या आप एक डुप्लीकेट ह्यूमन है। एक स्कॉलर है, शायद कुछ ने नाम सुना हो, जे कृष्णमूर्ति, जितू कृष्णमूर्ति। वो हमेशा ये बात कहा करते हैं कि वी ऑल आर डुप्लीकेट ह्यूमंस। हम
हम डुप्लीकेट ह्यूमंस क्यों हैं? क्योंकि हम पे हमारा ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं है। कुछ हमारा वो है जो हमें परिस्थितियों ने सिखाया, कुछ वो है जो हमारे अग्रजों ने सिखाया, कुछ वो है जो हमने किताबों से पढ़कर सीखा। तो हम क्या हैं? मैं अगर किसी चीज को जान लेती हूँ, मैं अगर किसी चीज को समझ लेती हूँ, तो एक उदाहरण है, शायद कठोर लगे, शायद बुरा भी लगे, जब वो उदाहरण मुझे दिया गया था मुझे भी बड़ा बुरा लगा था, इसलिए मैं वो बुरा आपको भी लगवाऊं। आप अपने घर में कोई पेट पालते हैं, कोई भी पेट, आप उसके साथ अपने मन से कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, खूब लाड़ करेंगे, दुलार करेंगे। फिर आप उसको धीरे धीरे ट्रेन भी करेंगे कि अगर आपने ऐसे हाथ बढ़ाया तो उसको दोनों पांव से खड़े होना है, आपके साथ भी शेक हैंड करना है। अगर आपने उसको ऐसे इशारा किया तो उसको चुप हो जाना है, और सो ऑन, जो भी आप जैसे भी उसे ट्रेन करना चाहें, जो भी कुछ सिखाना चाहें, धीरे धीरे उसको पूरे पेशेंस के साथ सिखाते हैं। बाय द टाइम इनको सीख जाता है, सो वी आर। क्या उसने आपसे क्वेश्चन किया कि आप ऐसे करोगे तो मुझे ऐसे ही क्यों करना है? आपने कभी क्वेश्चन किया? बुरा लगा था भाई मेरे को तो जब ये सुना कि किससे ही तुलना हो गई। मगर इस तुलना में भेद मात्र इतना है कि अगर वो सवाल नहीं करता और व्यवहार शिष्ट है तो किए जाने में कोई आपत्ति नहीं, मगर क्या वही व्यवहार हर समय, हर काल, हर परिस्थिति, हर मनुष्य के साथ किया जाना चाहिए? यहां आपके मनुष्य होने का तत्व आता है। सीखना मनुष्य होने की परिपाटी नहीं है, सीखे हुए को भूलना और मॉडिफाई करते बनना मनुष्य होने की परिपाटी। आपने क्या सीखा वो आपको आप नहीं बनाता है। आपने जो सीखा, आपने उसको कहां कैसे यूटिलाइज किया, कैसे चैनलाइज किया, उसमें आपने अपनी चेतना और जिज्ञासा के कितने तत्वों का समावेश किया, वो आपको आप बनाता है। उससे आपके संस्कार, उससे आपका स्व परिलक्षित होता है। नहीं तो जो अच्छी बातें हैं, अच्छी किताबें हैं, मार्केट में खूब अवेलेबल है और सबको पता है, फिर तो सारे लोगों को एक जैसा ही होना चाहिए था। तो अगर वो स्वबोध के प्रश्न आपके भीतर है, अगर वो जिज्ञासा आपके भीतर है कि आप सच में अपने आप को कुछ बनाना चाहते हो, और न सिर्फ बनाना, बहुत सुबह जब मेरा आना हुआ तो एक भैया मुझे लेने के लिए खड़े हुए थे। मैंने कहा सॉरी आपको इतने सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। तो उन्हें एक बहुत अच्छी सी बात कही, जबकि वो मुझे नहीं जानते थे, मेरा उनका सिर्फ 1 सेकंड पहले नमस्ते हुई थी, कि जब राम सेतु बन रहा था तो एक छोटी सी गिलहरी थी, वो बार बार जाके लौटती थी, वो कहानी आप सबको पता है, तो उसका भी योगदान हुआ, उसने भी कुछ तो किया। आज लोग याद करते हैं, आप लोग इतना सारा कर रहे हो, वहां इतने सारे लोग आपको बहुत दूर दूर से सुनने के लिए आए हैं, वो भी अपना घर और समय निकाल कर आए हैं, आप भी आए हो, मेरा इतना सा ही योगदान सही। वो स्वबोध कि मैं जहां हूं, जो हूं, जैसा हूं, क्या मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूं? क्या मेरे माध्यम से कुछ भी सकारात्मक, सृजनात्मक हो रहा है? क्या मैं ही हूं जो ये कर सकता हूं? अगर ये जिज्ञासा और ये जोश आपके भीतर नहीं है, सॉरी मेरी परिभाषा जोश की वो नहीं रह जाती कि आपको बहुत उत्तेजना में आके भाषण देना है या बहुत जोर से नारे लगाने हैं। जोश का मेरा सीधा सा आशय ये रहता है कि अगर आपके भीतर किसी परिवर्तन की लालसा है और वो परिवर्तन करने के प्रणेता बनने के लिए आप तैयार हैं, तो ही आप युवान हैं। परिवर्तन समाज का हर व्यक्ति चाहता है, और ना भी चाहे तो प्रकृति चाहती है, शाश्वत है, होता ही है, लेकिन समाज उनको याद रखता है, वो जो 9 नाम आपने गिनाए थे जो उस परिवर्तन के पुरोधा बनते हैं। युवाओं की भीड़ हर युग में रही है, पर उस भीड़ को युवा नहीं कहा जाता। युवा कहा जाता है उस भीड़ के नेतृत्वकर्ता को, युवा कहा जाता है उस भीड़ को दिशा देने वाले को, युवा कहा जाता है उस भीड़ को भीड़ से उठाकर जन समूह बनाने वाले को, युवा कहा जाता है देश के भवितव्य को गढ़ने वाले को, युवा कहा जाता है उस सपने को अपने भीतर संजो के रख के दूसरे की आंखों में संचारित करने वाले को कि ये मैंने तो देखा ही है, इसे पूरा तुम करोगे। उस भगत सिंह के सपने को जिसे हम सब संजो कर रखते हैं, और मार्च में हर मार्च को बस तकलीफ यही है कि एक ही दिन याद करते हैं। अरविंद घोष और विवेकानंद सीधा कहते थे मुझे मुट्ठी भर युवा दे दो, और अरविंद घोष तो संख्या बताते थे कि मुझे 100 युवा दे दो, मैं देश को बदल के रख दूंगा। नहीं मिले,
क्योंकि युवा बनना बहुत कठिन है। आपकी आयु आपको यूथ बना सकती है, पर युवा बनना नितांत रूप से आपकी जिम्मेदारी है। आप 18 से 35 के हैं तो शासन आपको युवा मान सकता है, पर समाज में आप युवा हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो आप पर ही निर्भर करता है। आप अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को युवा क्यों कहते हैं, ये सवाल आपसे ही है। आप अपने आसपास घूमते हुए, चलते हुए, बालों को डाई किए हुए लोगों को युवा मानते हैं, तो ये जो गड़बड़ है वो आपकी ही है। और इस गड़बड़ को सुधारने के लिए मैं उस 18 से 35 के बीच होते हुए ये समझ सकती हूँ कि कोई कहेगा तो मैं नहीं समझूंगी। इसलिए मैं आपके पास कोई समाधान नहीं छोड़कर जा रही, कोई दिशा नहीं छोड़कर जा रही, मैं सिर्फ प्रश्न छोड़कर जा रही हूँ। क्योंकि वो प्रश्न अगर आपके भीतर बुलबुलाए नहीं, उन्होंने आपके भीतर कोलाहल पैदा नहीं किया, तो फिर मेरा यहाँ तक आना और आपका यहाँ तक आना व्यर्थ है। और अगर उन सारे प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न ने भी अगर आज आपको रात को कुछ सोचने पर विवश किया, किसी एक पुस्तक के लिए आपको प्रेरित किया, किसी एक विमर्श के लिए आपको खड़ा किया, या आप जहां से आए हैं वहां जाकर 4 युवाओं के बीच में ये बात करने को मजबूर किया कि तुम हो कौन, तुम वो नाम नहीं हो जो तुम्हें माँ बाप ने दिया, वो तुम्हारी राशि से निकल आया था या उन्हें पसंद आता है। तुम वो स्टूडेंट नहीं हो जो एक डिग्री लेकर आते हो। किसी उर्दू के शायर का है वो शेर, डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म तो वो है जो किरदार से झलकता है। तो आपके ऊपर है कि आप वो रसीदें लेकर मार्केट में घूमेंगे, या आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएंगे कि आप जहां जाएंगे लोगों को पता होगा कि ये बौद्धिक युवा आ रहा है, या 18 से 35 वर्ष का एक व्यक्ति चलकर आ रहा है। जब मैं मास्टर्स कर रही थी पॉलिटिकल साइंस से, मेरा पहला मास्टर्स, 55 बच्चे हमारी क्लास में थे। हमारा फाइनल सेमेस्टर का वाइवा होने वाला था, मास्टर्स फाइनल का वाइवा होने वाला था, सॉरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे एक्सटर्नल ने किया था कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। 2018 की ही बात है, जो अभी थे वही थे, और ऐसे व्यक्तित्व भी नहीं है कि पता ना हो, और एमए पॉलिटिकल साइंस वालों को ना पता हो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं, और होने भी नहीं चाहिए। लेकिन जवाब आया, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं, शिवराज सिंह चौहान। वाइवा था, सबको पास करना था, सबको पास करवाना था। उन सबके पास अंततोगत्वा मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। उस मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री के बेस पे वो कहीं भी टीचर, प्रोफेसर, स्कॉलर बन सकते हैं, because they have that degree. But what they know, the Prime Minister of India is Shivraj Singh Chauhan. Up to you, youth, a degree holder, educated, or the knowledgeable person with the enlightenment, जो दूसरों के भीतर भी उसी आग को, उसी चेतना को जगाने का सामर्थ्य रखता है। मैं फिर वही बात कहूंगी, जो परिवर्तन की बात नहीं करता, परिवर्तन का प्रणेता बनने की हिम्मत रखता है, अगर वो आप हैं, तो आप सब युवा शक्ति को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद कि आप उस युवा की संकल्पना पर सोचने के लिए यहाँ पर आकर बैठे। अब कुछ परिसंवाद का समय है, ऐसी मुझे आज्ञा हुई है, वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर अब आपके लम्हे हैं जो आजाद है। धन्यवाद। दो बातें हैं जो मुझे समझ में आई आपके प्रश्न से, कि हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो स्वबोध की बात आती है और अगर आपको आत्मबोध है, पता है कि आप क्या हो, तो आपको किसी को भरोसा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप भरोसा तब करोगे जब आप दूसरे से कुछ चाहोगे। और मैं तो ये बात जानती हूँ ना कि मुझसे उसको जरूरत है चीजों की। मैं ना सिर्फ पॉपुलेशन में, बल्कि लैंड मास में, बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आत्मबोध इज योर पर्सपेक्टिव, और हम अभी धीरे धीरे शनै शनै हमारा नेतृत्व हमारे उसी पर्सपेक्टिव, उसी डायमेंशन को चेंज करने जा रहा है। पहले भारत को सबकी आवश्यकता थी, अब हम ये कह रहे हैं और ये हो रहा है कि अब भारत की सबको आवश्यकता है। आप किसके अलाइन हैं,
किसके अलाइन नहीं है, ये अब हमारा लुकआउट नहीं है, उस अलाइनमेंट का लुकआउट है कि वो हमारे साथ भी आ जाए और ये हमारे साथ भी आ जाए। रही दूसरी बात कि हमको रशिया पैसिफिक कितना ओरिएंटेड रहना चाहिए, तो ये बहुत बेसिक हमें उसी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता था कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वर बाइपोलर वर्ल्ड, then it turned into the multipolar world, but there is no poles in the world right now. हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। रशिया को भी अभी उतना छोटू सा देश है यूक्रेन, रशिया जीत नहीं पाया है। हाउ कैन वी रिलाई ऑन सच कंट्री जो अपने ही ऑटोनॉमी दिए हुए नेशन को कभी भी ऑक्यूपाई करने के लिए चढ़ जाती है। अभी तो दुनिया को हमारी जरूरत है और हम अभी उसी पर बात भी कर रहे हैं कि हमें और ऐसा बनना है कि अब हम कहें नहीं कि तुम्हें हमारी जरूरत है, उनको फील होने लगे कि भाई अगर दुनिया में रहना है तो इंडिया इंडिया कहना है, भारत भारत। अंतिम प्रश्न। जय हिंद। मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा कि कुछ मर्यादा लांघी जाएगी, क्योंकि जहाँ जो प्रश्न पूछूंगा वो मर्यादा विहीन होंगे। जो अभी वेस्ट में और अभी खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हमारी भारत में ही है, वहाँ पे एक मूवमेंट चल रही है LGBTQA+, और वो अभी फैक्ट पर बात करने के लिए रेडी नहीं है। नाइदर दे आर रेडी to put on their side, they only have their side, or they are literally bullying the whole world actually। तो उसको कैसे समाधान में लाया जाए, और what are the points to make them at least to be on the table? जितनी मेरी समझ थी इस विषय को लेकर, दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। बहुत सिंपल, बहुत सीधा, बहुत साधा सा समाधान है कि वही जो इतनी देर से हमारे विमर्श का विषय था, भारतीय युवा की संकल्पना। उस युवा में क्या कहीं भी पूरे भारतीय वाङ्मय में स्त्री या पुरुष का भेद किया गया? जिन नामों को हमने अभी देखा उनमें क्या हमने कहीं ऐसा मेल या फीमेल करके सेग्रीगेट किया? जब हमारे यहाँ उन दो भागों में ही जनसंख्या को बांटकर नहीं देखा गया, तो ये जो तीसरा भाग अभी नया उभर कर आ रहा है, जो दावा ही ये करता है कि हमको ना तो ये मानते हो ना ये मानते हो, तो हम कहाँ जाएं? हमारी संस्कृति और हमारे वेद आपसे ये कहते हैं कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, अपने आप को इंसान बनाओ। और वो इंसान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये उसकी निजता थी, जिसका हमारे शास्त्रों ने कहीं भी हनन नहीं किया। पाश्चात्य में ये उठना शुरू हुआ क्योंकि उनकी सरकार, क्योंकि उनके जो सोशल लॉज थे, जो कस्टम्स थे, वो स्टेट उनके घर के अंदर जा रहा था। आपका स्टेट आपको रेगुलेट नहीं करता, आपका धर्म आपको धर्म से चलना सिखाता है। तो अगर ये जो मूवमेंट है वो भारत में आएगा और वो फैक्ट पर बात करने को तैयार होगा, तो उसे भारत की उस पूरी परिपाटी को देखना पड़ेगा जहां उन्हें अलग ही नहीं किया गया। जब हमने आपको अलग के रूप में नहीं देखा, तो आपकी ये मांग ही व्यर्थ है कि हम आपको समानता का दर्जा दें। क्या हमने आपसे कभी कहा है कि आप हमारे समाज में रहने योग्य नहीं है? ये जिन उदाहरणों को अभी वो कम्युनिटी स्पेसिफाई करके हमारे सामने रखती है, जिसमें वो बहुत से महाभारत काल के उदाहरण लाती है, बहुत से वैदिक काल के उदाहरण लाती है, वो भी तो वही ला रहे हैं। हमने उन्हें ये प्रमाणित नहीं किया कि देखो हमारे यहाँ ये थे, क्योंकि हम कभी भी भेद की दृष्टि को नहीं देखते। हम जब उस पारमार्थिक सत्ता में अद्वैत की बात करते हैं, तो हम मनुष्यों के बीच में भेद की बात कर ही नहीं सकते। उस मूवमेंट का अगर इंडिजिनाइजेशन होगा, तो बहुत सीधी बात है कि हमारे समाज में हर समय हमेशा सबकी स्वीकारोक्ति थी, लेकिन एक मर्यादा के भीतर, एक धर्म की लाइन, जो एक रेखा खींची गई थी, जिसे लांघने का अधिकार किसी को नहीं था, उसके भीतर। और यदि उन्हें भारत में इस मूवमेंट को चलाना है या इस विषय में बात करनी है, तो उस मर्यादा, उस लाइन का ध्यान उन्हें रखना होगा। धन्यवाद।
युवा नहीं थी। मतलब हाँ, मतलब एज वाइज भी नहीं थी और बुद्धि वाइज भी नहीं थी। जैसा जैसा शुरू में अग्रजों ने बड़ों ने करवाया वैसा होता गया। तो जैसा परिचय में कहा गया कि आई वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट ग्रेजुएट ऑफ एमपी। आई वॉज 16.5 when I completed my graduation. 16.5, 16.5 साल की थी मैं जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया। तो बस उसके हाँ, और उसका ये दुष्परिणाम भी होता था कि जो युवा वाला फेस था, योलो वाला, वो आ ही नहीं पाया। इसलिए ये भारतीय ज्ञान परंपरा और चिंतन परंपरा को संस्कारों के रूप में आरूढ़ करके जो बड़ों ने कहा कि थोड़ा बहुत मुझे आता है, आता नहीं है, अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि फेस मेरा वही है। अभी आई शुड बी इन द ग्रेजुएशन, तो मैं खुद को वही मानती हूँ कि इससे भी कुछ सीखो, उससे भी कुछ सीखो, जहां से मैंने सबसे सीखो, और यही आप भी कीजिए, लेकिन प्रश्न चिंता रखिए। धन्यवाद।